नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा थी जिसमें बहुत ही अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बच्चों के पेपर बहुत ही अच्छे गए हैं। आज का पेपर बहुत ही अच्छा रहा है और ऐसे में ये ध्यान रखेंगे कि इस बार की मेरिट पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा जा सकती है। हालांकि यह सरल प्रश्न कई बार बच्चे मानवीय गलतियां कर जाते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो आज का यह जो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र विश्लेषण है, इस पर मैं चर्चा करूंगा और अपेक्षित कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा। इसमें जो विषय मैंने लिया है आज, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो दोस्तों बता दें आपको, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का। यहां से प्रश्न हर साल 10 से 15 प्रश्न हर साल रहते हैं और इस बार के जो प्रश्न की प्रकृति है बहुत ही अलग तरीके की है। अगर जिन लोगों को पर्यावरण और पारिस्थितिकी में रुचि होगी, निश्चित रूप से यह प्रश्न गलत नहीं किए होंगे। ये भी हम लोगों के क्लासरूम में हम लोग कई बार चर्चा किए हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। तो यहां पर देख सकते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। इसे भी मैंने क्लासरूम में चर्चा किया हुआ है और यह इसमें सीधे सीधे उत्तर इसका होगा विद्युत संयंत्र। सबसे अधिक अगर देखा जाए सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, यह विद्युत संयंत्र के माध्यम से होता है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था, इसको आशा करता हूं कि सब लोग ठीक किए होंगे। दूसरा प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, पायरोक्लास्टी मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। देखिए इसमें कह रहा है ना, उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। अब ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो इसमें से राख, धूल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर के यौगिक, ये सब पायरोक्लास्टी मलबा, यह सब निकलता है। तो दोस्तों ये जैसे जो ये क्रेटर होता है, जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो इसमें दो प्रकार की सेंट्रल इरप्शन और फिशर इरप्शन होता है। तो यह सारे प्रकार के नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर, इसको आप चाहो तो ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हो। यहां पर देखा जाए तो इन सब की जो है ये सारे उत्पाद इस क्रिया में ज्वालामुखी उद्गार के यह महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। ये ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इसमें उत्सर्जन होता है, उद्गार निकलता है। तो इसमें जो है देखा जाए तो सभी चारों हैं। ये भी बहुत ही सरल प्रश्न था और आशा करता हूं कि इसे भी आप लोगों ने किया होगा। सिकाडा, साइकेडा, मंडूक, फुदक, फ्रॉग हॉपर कह रहे हैं। अब देखिए फ्रॉग हॉपर, तो फ्रॉग नाम लग गया तो लोग मेढक समझ ले रहा है, लेकिन यह जो कीड़ा है, कीट है, ये इंसेक्ट्स वर्ग का है। इसका जो चित्र अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेढक की आकृति का होता है। इसी तरह से ताल विसर्पी, इसको कहते हैं पॉन्ड स्केटर। तो अब ये नहीं कि तालाब में पाया जाता है तो इसको मस्त में डाल देंगे। कि देखिए कितना सरल प्रश्न है और ये आपको बहुत जो है कह सकते हैं कि कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों ये हम न तो पक्षी है, न तो मत्स्य है, न तो सरीसृप, ये कीट वर्ग का प्राणी है। समझ सकते हैं, यहां पर इस चित्र से आप देख सकते हैं यह फ्रॉग हॉपर है। देख रहे हैं ना, यह कीट है, फ्रॉग की तरह देखिए पैर ऐसे किया हुआ है। ये पॉन्ड स्केटर है। यह यहां पर देख सकते हैं इसके बारे में यह दिया गया है। यहां कह सकते हैं ये साइकेडा, सिकाडा जिसे कहते हैं, साइकेडा। ये देख रहे हैं ना, पत्तियों को चट कर जाता है कीट। तो यहां पर ये जो उत्तर की बात की जा रही है तो ये कीट वर्ग का प्राणी है। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम च्युइंगम खाते हैं, हमारे खिलाड़ी वगैरह भी देखिए खाते रहते हैं और हम लोग, हमारे खासकर बच्चे जो हैं, च्युइंगम बहुत ज्यादा, कई बार तो स्कूलों में लोग टेबल में चिपका देते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है कि बाजार में मिलने वाली च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी गई है, जाती है। निश्चित रूप से यह स्रोत है। अनेक च्युइंगम गमों में गोंद यानी गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। क्योंकि प्लास्टिक होता है तभी तो यह पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत माना जा रहा है। इसीलिए देखिए जो बच्चे इसको निगल जाते हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है, डॉक्टर को दिखाना पड़ जाता है। तो इसमें प्लास्टिक का जो है कण इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे में कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और यह जो है एक की व्याख्या एकदम सही ढंग से कर रहा है। तो अतः उत्तर इसका क्या हो गया, ए हो गया। अगर इसको आप कंसंट्रेट होकर किए होंगे तो आसानी से इसका उत्तर दे दिए होंगे। अब देखिए सीधे सीधे आ गया, देश
जाना जाने वाला जंतु और अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाने वाला, यानी जैसे ब्राजील में अपने प्राकृतिक आवास में इंद्री, एल्क, बोनोबो, ये सारे जंतु हैं। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त युग में से कितने सही सुमेलित हैं। अब देखिए यहां पर बहुत ही अच्छा दिया गया है कि इसमें कौन कौन से, तो ये जो एंद्री है ये मेडागास्कर में पाया जाता है, उसका आवास है मेडागास्कर में यह पाया जाता है। और वहीं एल्क की बात करें तो यह नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला जीव है, इसका आवास है जंतु। और बोनोबो जो है ये कांगो, DR कांगो के जंगलों में पाया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों जो है सुमेलित नहीं आता, इसमें डी आंसर इसका हो जाता है। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। दूसरा, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। सही है। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपने क्षेत्र घोषित नहीं करते। यहां पर यह गलत हो जाता है। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, एकदम सही है। और अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, यह भी सही है। तो पहला और दूसरा जो है यहां पर क्वेश्चन सही हो जाता है, तो इसका उत्तर ए होगा। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित ध्यान रखेंगे, एवं एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित भी कर सकता है। सीधे से याद हो तो पहली मतलब एनवायरमेंट इकोलॉजी क्लास में अंजीर का जिक्र किया था। और इसमें स्कोरिंग देखिए, महुआ में भी होता है परागण, चंदन में भी परागित होते हैं जीव, सेमल में भी, सिल्क कॉटन में, लेकिन इन तीनों में स्कोरिंग का पता नहीं चलता। यहां पर स्कोरिंग में देखा जाए तो यह जो है अद्वितीय संबंध विकसित होता है। तो यह निश्चित रूप से इसका आंसर अंजीर होगा। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य, मंडूक यानी मेढक, उपयुक्त में से कितने में विषाक्त जातियां। तो दोस्तों आपको बता दें कि वैश्व में भी विषाक्त जातियां पाई जाती हैं। मछलियों में भी एक से एक विषाक्त जो है, जो कि जहरीली मछलियां होती हैं, उन्हें मनुष्य नहीं भक्षण करता है, उनमें जहर होता है। और मेढक में भी। तो इस तरह से ये तीनों होगा, अतः इसका उत्तर सी होगा। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठ भूमि यानी दलदलीय भूमि, जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और इसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। देखिए चर्चा में है, निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को यह द्योतित कर रहा है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन या रियो डी ला प्लाटा बेसिन। तो रियो डी ला प्लाटा, वहां पर पराना, पराग्वे, उरुग्वे ये सब नदियां गिरती हैं, तो उसी को रियो डी ला प्लाटा कहा जाता है। पिल्कोमाया नदी भी बहती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दोस्तों अमेजन के जो वर्षा वन है, विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व का 20% कार्बन सिंक के रूप में यह जाना जाता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो वर्षा वन है वो कांगो का, और वहां पर सबसे अधिक दलदलीय भूमि है। तो इस तरह से देख सकते हैं 1,45,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है वो। तो इस पर संकट मंडरा रहा है और यह जलवायु पर वैश्विक इसका प्रतिकूल, इसको बचाने की आवश्यकता है। तो इसमें उत्तर इसका होगा कांगो बेसिन। और कांगो नदी भी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाला परफ्लुओरोएल्किल और पॉलीफ्लुओरोएल्किल पदार्थ ये चर्चा में थे, इसको वेबिनार में भी चर्चा किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो PFAS यानी परफ्लुओरोएल्किल और पॉलीफ्लुओरोएल्किल पदार्थों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर। तो यहां पर देखें, यह पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, एकदम सही है। दूसरा है, पर्यावरण में आसानी से यह डिग्रेडेड नहीं होते हैं, यह भी एकदम सही है। और इसके लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचयन हो सकता है, बायोमैग्निफिकेशन, इसीलिए तो यह चर्चा में रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह तीनों होगा, इसमें आंसर इसका डी होगा। तो यह जो है अगर आपने पढ़ा होगा लगातार, देखिए करंट से भी रिलेटेड मैं हमेशा बोलता रहता हूं। अब देखिए यहां पर फिर से आ गया,
बीटल, इसको क्लास में मैंने लिखाया था, इसका पिक्चर भी दिखाया था आप लोगों को। कैराबीट बीटल्स, सेंटीपीड्स कांतर जिसे कनखजूरा कहते हैं, मक्खियां हनी बी, दीमक, बर, वास्प। तो ये जो है उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार कह रहा है ना, पैरासिटाइड स्पीसीज, जिसमें क्या होता है छोटे कीट और फ्लीज होते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो बीटल्स हो गया, मक्खियां और बर, यानी 1 2 5 यानी 3 इसमें सही है, तक आंसर इसका बी हो जाता है। अब बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं ये जो है प्रश्न आया हुआ है इंडियन फ्लाइंग फिक्स। ये देखे ना, ये चमगादड़ है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ठीक, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में इसे रखा गया है। और दोस्तों आपको बता दें IUCN की रेड डाटा लिस्ट में लीस्ट कंसर्न में आता है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखेंगे यह भारत में इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, इन सब देशों, बांग्लादेश में भी पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है। यह जो है 60% फलों को, यह कच्चे या पक्के फलों को नष्ट, नीपा वायरस का नाम सुना होगा, चमगादड़ों से ही फैला था, तो इसलिए चर्चा में था इस बार। और इसको हम लोगों ने वेबिनार में भी चर्चा की हुई है और क्लास में भी चर्चा किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो ये दूसरा गलत है, तो इसमें पहला कथन सही है किंतु दूसरा सही नहीं है, अतः इसका 80 का क्या हो गया उत्तर, इसका सी हो गया, आपका आंसर सी होगा। तो आपने देखा कि करीब 12 से 15 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो लोग लगातार अगर जुड़े होंगे करंट और द हिंदू में संडे का जो आता है एक्स्ट्रा इशू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से भी संबंधित खबरें रहती हैं, वो लोग आसानी से इसको कर लिए होंगे। लेकिन अगर जिन्होंने पढ़ा नहीं है, इसमें वो 6 से 7 प्रश्नों में ही लेकर सिमट सकते हैं, लेकिन 7 से 8 प्रश्न तक तो आसानी से किया जा सकता है। 2 या 3 प्रश्नों में ट्रिक्स हैं, नहीं तो यहां पर भी इस प्रश्न को 10 अमूमन 10 प्रश्न तो आसानी से कर सकते हैं आप लोग। सिर्फ 1-2 प्रश्नों में कमियां हैं, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार भी एनवायरमेंट इकोलॉजी में प्रश्न काफी सीधे सीधे हैं, लेकिन यह आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मानवीय गलतियां आपसे करा सकते हैं। तो एक बार जरूर आप लोग मिला लीजिएगा और कल से मेंस की परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। तो आशा करता हूं कि यह डिस्कशन आप लोगों को ठीक लगा होगा। यदि ठीक लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बायजूस लगातार आप लोगों को वेबिनार, न्यूज, और यह देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने क्रैश कोर्स जो कराया था वहां से भी आपको ढेर सारे प्रश्न मतलब उससे टच में मिले हैं। तो निश्चित रूप से आपके लिए बायजूस लगातार प्रयासरत है और निश्चित रूप से आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ऐसे में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।